प्यारे मित्रों और प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर हेमंत पाल घृतलहरे हिंदी की इस कक्षा में आपका पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम जिस विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं वह बीए अंतिम वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र जनपदीय भाषा साहित्य छत्तीसगढ़ी के अंतर्गत संकलित है। शीर्षक का नाम है छत्तीसगढ़ी भाषा में रचित साहित्य का इतिहास। हमने हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस तरह से उनकी प्रवृत्तियों के आधार पर उनका वर्गीकरण करते हैं, उनका काल विभाजन करते हैं और उन कालों का नामकरण करते हैं ताकि उन रचनाओं को समझने में, जानने में आसानी हो सके। मित्रों, किसी भी भाषा का अपना साहित्य होता है। उस साहित्य में समय समय पर अलग अलग प्रकार की प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं। हर समय एक ही प्रकार की रचनाएं नहीं होती। अलग अलग समय में रचनाओं की प्रकृति, प्रवृत्ति, विचारधारा बदलती रहती है। छत्तीसगढ़ी भाषा में प्रारंभ से लेकर अब तक जो जो रचनाएं लिखी गई उनका व्यवस्थित रूप से क्रमबद्ध लेखा जोखा छत्तीसगढ़ी भाषा में रचित साहित्य का इतिहास कहलाता है। जब हम छत्तीसगढ़ी साहित्य के इतिहास की तरफ नजर डालते हैं तो हम पाते हैं कि छत्तीसगढ़ी साहित्य काफी पुराना है। हिंदी साहित्य जिस समय प्रारंभिक अवस्था में ब्रज अवधि के रूप में अस्तित्व में था, उस समय से ही छत्तीसगढ़ी का अस्तित्व हमको देखने को मिलता है। सन 1000 ईस्वी के पहले छत्तीसगढ़ में बौद्ध धर्म का अत्यधिक प्रभाव था, इसलिए यहाँ की भाषा में पाली और प्राकृत का काफी प्रभाव देखने को मिलता है। बस्तर के दंतेवाड़ा में कुछ शिलालेखों में छत्तीसगढ़ी के आरंभिक गद्य हमको देखने को मिलते हैं, लेकिन उसके बाद गद्य की कोई परंपरा हमको देखने को नहीं मिलती। प्रारंभिक में भी इसमें रचनाएं पद्य रूप में ही हमको देखने को मिलती हैं। जिस तरह से हिंदी साहित्य के इतिहास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने व्यवस्थित करने का काम किया और हिंदी साहित्य का इतिहास, इस ग्रंथ में उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को एक व्यवस्थित वैज्ञानिक रूप देने की कोशिश की, उसी तरह से हम देखते हैं कि डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा ने छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्विकास नामक ग्रंथ में छत्तीसगढ़ी की रचनाओं को व्यवस्थित करने की कोशिश की है। उसी ग्रंथ को आधार मान करके हम छत्तीसगढ़ी भाषा में रचित साहित्य के इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे। हम छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्विकास ग्रंथ के आधार पर पाते हैं कि छत्तीसगढ़ी भाषा के साहित्य को 3 कालों में बांटा गया है। पहला युग गाथा युग सन 1000 से सन 1500 तक। दूसरा युग भक्ति युग सन 1500 से सन 1900 ईस्वी तक। तीसरा आधुनिक युग सन 1900 से अब तक। ये 3 काल प्रमुख रूप से बांटे गए हैं। जब हम प्रथम काल में जाते हैं, गाथा युग, जो कि सन 1000 ईस्वी से सन 1500 ईस्वी तक माना गया है, इस गाथा युग को छत्तीसगढ़ी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है। इस युग में 2 प्रकार की रचनाएं हमको प्रमुख रूप से देखने को मिलती हैं। पहली जो रचना है
वह प्रेम प्रधान गाथाएं हैं। इस युग में हमको प्रेम, वीरता, पारलौकिक शक्तियां, तंत्र मंत्र, जादू टोने और चमत्कार की कहानियां देखने को मिलती हैं। स्त्री जीवन भी वहाँ पर देखने को मिलता है। जिस तरह से हिंदी साहित्य के आदिकाल में, वीर गाथा काल में स्त्री का सौंदर्य देखने को मिलता है, वहाँ भी स्त्री का सौंदर्य केंद्र में है। लेकिन यहाँ पर जो नारी जीवन छत्तीसगढ़ी साहित्य में देखने को मिलता है, इस नारी जीवन और हिंदी साहित्य के वीर गाथा काल के नारी जीवन में एक मूलभूत अंतर यह है कि हिंदी साहित्य के वीर गाथा काल की स्त्री भोग्य है, वह सुंदरता की वस्तु है, वह छीन लेने की वस्तु है, वह अश्लीलता की सीमा तक श्रृंगार का वर्णन पाती हुई पुरुष की कामुक दृष्टि से रचित एक स्त्री की छवि है। लेकिन छत्तीसगढ़ी साहित्य में जो स्त्री जीवन है, उसमें स्त्री जीवन की पीड़ा है, वेदना है, स्त्री मुक्ति की छटपटाहट है। जो हम स्त्री अस्मिता की बात हिंदी साहित्य में आज देखते हैं, वह स्त्री चेतना का स्वर हमको छत्तीसगढ़ी साहित्य के आरंभिक युग में अर्थात इस गाथा युग में देखने को मिलता है कि किस तरह से स्त्री अपनी पीड़ा को, अपनी वेदना को और मुक्ति की छटपटाहट को व्यक्त कर सकती है। इसमें हम देखते हैं प्रेम प्रधान गाथाओं के अंतर्गत अहिमन रानी की गाथा, केवला रानी की गाथा, रेवाराम की गाथा, राजा वीर सिंह की गाथा आदि प्रमुख रूप से हमारे सामने आते हैं। दूसरी प्रवृत्ति जो हमको गाथा युग में देखने को मिलती है, वह है धार्मिक और पौराणिक। धार्मिक और पौराणिक के अंतर्गत दो प्रमुख हमें धाराएं देखने को मिलती हैं। एक रचना फूलवासन है। इस फूलवासन में सीता और लक्ष्मण की कहानी है। दूसरी जो धारा देखने को मिलती है वह है पंडवानी। पंडवानी में पांडवों की कथा है, जिसमें कौरव हैं, पांडव हैं, द्रौपदी है, और यहाँ पर भी द्रौपदी के माध्यम से छत्तीसगढ़ी स्त्री जीवन की पीड़ा को, उनकी समस्याओं को, उनकी संवेदनाओं को, उनके जीवन के उन अनछुए पहलुओं को द्रौपदी के माध्यम से उठाने की कोशिश है, जो वह सहज रूप में नहीं कर सकती थी। इस तरह से प्रेम प्रधान गाथाएं एक परंपरा के रूप में हमें मिलती हैं, धार्मिक और पौराणिक गाथाएं हमें दूसरी परंपरा के रूप में मिलती हैं। ये दोनों परंपराएं हमें लिखित रूप में नहीं मिलती। ये दोनों परंपराएं या अर्थात गाथा युग की सारी रचनाएं हमें मौखिक परंपरा में, वाचिक परंपरा में मिलती हैं, और लोक कलाकार लोक वाद्य यंत्रों के माध्यम से इसे जनता तक पहुंचाते हैं और जीवित रखते हैं इन कहानियों को। दूसरा जो युग है वह भक्ति युग। सन 1500 ईस्वी से सन 1900 ईस्वी तक इस युग को भक्ति युग कहा गया है। यह युग राजनीतिक उलटफेर और अस्थिरता का युग है। ये ऐसा युग है कि इसी युग में इस छत्तीसगढ़ में अनेक शासक आते हैं, शासन करते हैं। मुगल आते हैं, मराठा आते हैं, पेशवा आते हैं, अंग्रेज आते हैं, और इसके पहले कलचुरी भी यहाँ शासन करते हैं। इसी बीच में पिंडारियों के लूट खसोट भी छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती है। कुल मिलाकर के यह अस्थिरता का युग है। यहाँ पर संघर्ष है। यहाँ के स्थानीय राजा और बाहरी जो शासक हैं, आक्रमणकारी हैं, उनके बीच आपसी संघर्ष की गाथाएं भी हैं। इसलिए इस युग में भी दो प्रकार की काव्य धाराएं हमको देखने को मिलती हैं। पहली जो काव्य धारा है वह वीर गाथाएं। इस मिट्टी की रक्षा के लिए, अपने राज्य की, देश की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए जिन लोगों ने बाहरी आक्रमणकारियों से लड़ाइयाँ लड़ी, उनके वीरता की, शौर्य की
कहानियां हमको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। फूल कुंवर देवी की गाथा, कल्याण साई की गाथाएं, गोपल्ला गीत, राय सिंह के पवारा, ढोला मारू आदि गाथाएं के अंतर्गत रखी जाती हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर धार्मिक एवं सामाजिक गाथाएं शुरू होती हैं। कबीर के शिष्य धनी धर्मदास बांधवगढ़ से छत्तीसगढ़ आते हैं और यहाँ पर बस जाते हैं और कबीर की शिक्षाओं को आगे बढ़ाते हुए वह यहाँ पर निर्गुण निराकार ईश्वर की, गुरु की भक्ति की, सुमिरन की, आध्यात्मिक साधना की, मानवता की रचनाएं लिखते हैं। संत धर्मदास को छत्तीसगढ़ी का प्रथम कवि माना जाता है। इनके काव्य में आचरण की शुद्धता है, मानवता है, मिलजुल करके जीने की आकांक्षा है, जीवन में सत्य की खोज है। इसी क्रम में इस छत्तीसगढ़ अंचल में जन्म लेने वाले एक महान संत गुरु घासीदास जी आते हैं। संत गुरु घासीदास जी का जन्म 18 दिसंबर 1756 को गिरौद ग्राम में होता है और तब से लेकर सन 1850 तक वह सतनाम का अलख जगाते रहे। उन्होंने पंथी गीतों की परंपरा की नींव डाली। पंथी गीत, पंथी नृत्य जिसमें निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना, सतनाम साहेब की उपासना, ध्यान, ज्ञान, जप, तप, योग, समाज सुधार, मानवतावादी दृष्टिकोण, समतामूलक समाज की स्थापना, आचरण की शुद्धता, गुरु की महिमा का बखान, इस तरह से उनके मार्ग में जो सतनाम का संदेश है, उस सतनाम का संदेश को लेकर के पंथी गीतों की रचना प्रारंभ हुई। उनके ज्येष्ठ पुत्र अमरदास ने पंथी गीतों की रचना की, ऐसा भी उल्लेख मिलता है। और कबीर पंथ और सतनाम पंथ की शिक्षाओं ने पूरे छत्तीसगढ़ी साहित्य को इस तरह से प्रभावित किया कि ये शिक्षाएं पूरे जनमानस के रक्त में प्रवाहित हो रही हैं। इनका मूल उद्देश्य था मानव जीवन का सुधार करना, समतामूलक समाज की स्थापना करना, जीवन के उच्च आदर्शों को अपने जीवन में अपनाना। इसी क्रम में हम देखते हैं कि सुदामा चरित, भक्त चिंतामणि, छंद विलास, जय चंद्रिका जैसी रचनाएं यहाँ पर लिखी जाती हैं। एक तरफ धनी धर्मदास गुरु की महिमा का बखान करते हैं तो दूसरी ओर गुरु घासीदास जी कहते हैं कि चल चल हंसा अमर लोक जीवो, यहाँ हमर संगी कोनो नहीं है। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि मंदिरवा मका करे जीवो, अपन घट के ही देवाला मनईवो। और इसी तरह से वो कहता है कि सन्ना ना नन्ना न नन्ना हो लालना। इस तरह से मधुर गीतों के द्वारा वह जनता में एक आदर्श जीवन का संदेश देते हैं। गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ के ऐसे प्रथम संत हैं जिनकी मातृभाषा छत्तीसगढ़ी थी और छत्तीसगढ़ी में ही वे उपदेश देते थे। छत्तीसगढ़ी में ही उनके संदेश जनता के बीच प्रसारित हुए। पंथी गीतों की रचना छत्तीसगढ़ी में हुई। उनके ज्येष्ठ पुत्र संत अमरदास जी को पंथी गीतों की रचना का श्रेय दिया जाता है। तीसरा जो युग है वह आधुनिक युग, सन 1900 से अब तक। यह युग न केवल काव्य का युग है बल्कि यह गद्य का भी युग है। काव्य के विकास को जब हम देखते हैं तो 3 पड़ाव हमें देखने को मिलते हैं। प्रथम पड़ाव, द्वितीय पड़ाव और तृतीय पड़ाव। प्रथम पड़ाव के अंतर्गत हम देखते हैं कि ईश्वर भक्ति से संबंधित रचनाएं यहाँ पर रची जा रही हैं। ईश्वर की भक्ति इन रचनाओं के मूल केंद्र में है, जिसमें पंडित सुंदरलाल शर्मा की छत्तीसगढ़ी दान लीला, छत्तीसगढ़ी रामायण और लगभग 2 दर्जन रचनाएं पंडित सुंदरलाल शर्मा जी की हमें यहाँ पर मिलती हैं। इसी के अंतर्गत जगन्नाथ प्रसाद भानु, कपिलनाथ मिश्र, सुखलाल प्रसाद पांडे जैसे रचनाकार
इस प्रथम पड़ाव के कवि माने जाते हैं। द्वितीय पड़ाव में हम देखते हैं कि आज़ादी की लड़ाई लगभग शुरू हो रही थी, स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए लोगों के बीच छटपटाहट थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि द्वितीय पड़ाव में स्वाधीनता के प्रति एक छटपटाहट का भाव, स्वराज को, आज़ादी को पा लेने की एक छटपटाहट को लेकर के कुछ कवियों ने रचनाएं लिखी, जिसमें हम गिरिवर दास वैष्णव जी को ले सकते हैं। उनकी रचना छत्तीसगढ़ी स्वराज इसी श्रेणी में रखी जा सकती है। साथ ही कुंज बिहारी चौबे, पुरुषोत्तम लाल, गोविंद दास और दलपत सिंह जैसे रचनाकारों को हम इस श्रेणी में रख सकते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस दूसरे पड़ाव में एक दूसरी प्रवृत्ति जो दिखाई पड़ती है वह है समाज सुधार की भावना। समाज सुधार की भावना को लेकर के और आम लोगों की पीड़ा को लेकर के कुछ साहित्य की रचना की गई, जिसमें कोदूराम दलित, द्वारिका प्रसाद तिवारी विप्र और श्यामलाल चतुर्वेदी जैसे नाम उभर करके आते हैं। कोदूराम दलित ने सामाजिक जीवन को, सामाजिक जीवन की पीड़ाओं को, सामाजिक जीवन के यथार्थ को केंद्र में रख रचनाएं की। द्वारिका प्रसाद तिवारी ने कृषक जीवन को केंद्र में रख करके रचनाएं की। पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी ने गद्य और पद्य दोनों विधाओं में बड़ी सहजता से छत्तीसगढ़ी जनजीवन को चित्रित करने की कोशिश की। तृतीय पड़ाव में हम देखते हैं कि ये आज़ादी के बाद का समय है, जब स्वराज मिल चुका है। ऐसी स्थिति में एक पत्रिका प्रकाशित होती है, मासिक पत्रिका, जिसका नाम है छत्तीसगढ़ी, और यहाँ से एक छत्तीसगढ़ी भाषा के साहित्य को एक ऊंचाई मिलती है, एक नया आधार मिलता है। यहाँ हम देखते हैं कि नारायण लाल परमार जैसे कवि आते हैं जो निराला की तरह मुक्त छंद में काव्य रचना करने लगते हैं। लखन लाल गुप्त उनके इस मुक्त छंद की रचना प्रक्रिया को और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इस तीसरे पड़ाव के कवियों में लाला जगदलपुरी, विनय कुमार पाठक, टिकेंद्र टिकरिया, केयूर भूषण, मनोहर दास नृसिंह, दानेश्वर प्रसाद शर्मा, पालेश्वर प्रसाद शर्मा, संत पवन दीवान, लक्ष्मण मस्तूरिया, रामेश्वर वैष्णव, नारायण बरेठ, मंगत रविंद्र, हरप्रसाद निडर जैसे कवि हमको इस तृतीय पड़ाव में देखने को मिलते हैं। इनके विषय न केवल स्वाधीनता है, बल्कि आज़ादी के बाद छत्तीसगढ़ का जनजीवन, छत्तीसगढ़ के बच्चे, छत्तीसगढ़ के बुजुर्ग, छत्तीसगढ़ के किसान, छत्तीसगढ़ की स्त्रियां, छत्तीसगढ़ में जो कृषि और मजदूरी है, वह तमाम चीज़ें, अकाल दुकाल, तमाम समस्याएं इन कविताओं के केंद्र में हमको देखने को मिलती है। आज़ादी के बाद जो छत्तीसगढ़ एक नए समाज के रूप में उभर करके आता है, वह समाज हमें इन कवियों की रचनाओं में, तृतीय पड़ाव की रचनाओं में देखने को मिलता है। जैसा कि हम जानते हैं कि आधुनिक युग न केवल काव्य का युग है, बल्कि गद्य का युग है। तो हम देखते हैं कि इस गद्य के युग में हमें कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, जीवनी, निबंध, व्यंग्य, संस्मरण आदि विधाओं में भी हमको रचनाएं मिलती हैं। कहानी की तरफ हम देखें तो हीरालाल काव्योपाध्याय ने छत्तीसगढ़ी व्याकरण ग्रंथ लिखा, जिसे ग्रियर्सन ने 1890 में प्रकाशित कराया। इस ग्रंथ में हीरालाल काव्योपाध्याय ने 3 कहानियां, श्री राम की कहानी, ढोला की कहानी और चंदैनी की कहानी लिखी थी। इसके बाद बंशीधर शर्मा की हीरो की कहानी हमारे सामने आती है। आगे चल करके विकास नाम की पत्रिका में हमें सुरही गाय की कहानी पढ़ने को मिलती है। फिर प्रकाशन प्रारंभ होता है छत्तीसगढ़ी मासिक पत्रिका का, जिसमें अनेक लेखक अपनी कहानियां लिखते और छपते हुए नजर आते हैं। प्रमुख कहानीकारों में ध्रुव राम वर्मा, केयूर भूषण, पालेश्वर प्रसाद शर्मा,
नरेंद्र देव वर्मा, नारायण लाल परमार, मंगत रविंद्र जैसे कथाकारों का नाम लिया जा सकता है। दूसरी जो विधा है उपन्यास की, इस विधा के अंतर्गत हम पाते हैं कि छत्तीसगढ़ी में उपन्यास लिखने का काम बहुत देर से प्रारंभ हुआ। आज भी बहुत सारे उपन्यास छत्तीसगढ़ी में नहीं लिखे गए हैं, फिर भी हम देखते हैं शिव शंकर शुक्ल 1965 में दियना के अंजोर लिखते और प्रकाशित कराते हैं। उनकी दूसरी कृति मोंगरा, यह भी प्रकाशित हुई। इसी क्रम में उपन्यास लिखने में लखनलाल गुप्त, केयूर भूषण जैसे लेखकों ने भी अपना योगदान दिया। फिर आज के समय में जो सर्वाधिक चर्चित उपन्यास है आवा, यह उपन्यास परदेसी राम वर्मा जी का लिखा हुआ है और छत्तीसगढ़ी लोकाक्षर पत्रिका जो त्रैमासिक प्रकाशित होती है बिलासपुर से, उसमें इसे धारावाहिक के रूप में भी छापा गया है। तीसरी जो विधा है नाटक और एकांकी की, इसके अंतर्गत हम देखते हैं तो पाते हैं कि डॉक्टर खूबचंद बघेल ने अनेक नाटकों की रचना की, जिसमें करम छड़ा, ऊंच और नीच, जनरल सिंह, बेटवा बिहाव, किसान के करलई जैसे उत्कृष्ट नाटक हमें देखने को मिलते हैं। नाटकों के इस रचना क्रम में टिकेंद्र टिकरिहा, लोचन प्रसाद पांडे जैसे लोगों के योगदान को भी याद किया जा सकता है। नाटक के साथ साथ छत्तीसगढ़ी में एकांकी की रचना बड़ी समृद्ध ढंग से हुई है, जिसमें शुक्लाल प्रसाद पांडे की केकरा धरैया, सीख देवैया जैसी रचनाएं हैं। छत्तीसगढ़ी के जो एकांकी हैं वो प्रहसन है, उसमें व्यंग है, किसी न किसी सामाजिक समस्या को, पीड़ा को लेकर के लोगों ने बड़े व्यंग्यात्मक ढंग से इन रचनाओं को लिखा है और इनका गहरा प्रभाव लोगों पर हुआ है। प्रमुख एकांकीकारों में भूषण लाल मिश्र, नारायण लाल परमार, टिकेंद्र टिकरिहा के नाम लिए जाते हैं और टिकेंद्र टिकरिहा ने तो शताधिक एकांकियों की रचना करके एकांकी साहित्य को समृद्ध करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आगे हम देखते हैं जीवनी और निबंध। छत्तीसगढ़ में अलग से जीवनी लिखे जाने की समृद्ध परंपरा नहीं है, लेकिन जब आज़ादी के बाद छत्तीसगढ़ी मासिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ तो उसमें छत्तीसगढ़ के प्रमुख रचनाकार थे, जिनमें पंडित सुंदरलाल शर्मा, हीरालाल काव्योपाध्याय, शुक्लाल प्रसाद पांडे, खांडेराव जैसे जो रचनाकार थे, उनकी जीवनी को उस पत्रिका में प्रकाशित करने की शुरुआत हुई और उस पत्रिका में ही निबंधों को प्रकाशित करने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जिसमें छत्तीसगढ़ की प्रमुख जातियों पर, रीति रिवाजों पर, पर्व पर, नृत्य पर, लोक मान्यताओं, लोक परंपराओं पर निबंध लिखे गए। आज के समय में हम देखें तो अनेक निबंधकार हमारे बीच में हैं, जिसमें हम लक्ष्मण मस्तूरिया जैसे लोगों को भी, लखनलाल गुप्त जैसे लोगों को भी हम शामिल कर सकते हैं। हम देखते हैं व्यंग और संस्मरण में भी छत्तीसगढ़ी में रचनाएं लिखी गई हैं, जिसमें दुर्गा प्रसाद पारकर, परमानंद वर्मा, लक्ष्मण मस्तूरिया जैसे प्रमुख नाम हैं। ये व्यंग और संस्मरण लेखन की जो परंपरा है वह छत्तीसगढ़ी में हमें संक्षिप्त रूप में देखने को मिलती है। फिर हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ी में पत्रकारिता या पत्र पत्रिकाओं की क्या स्थिति है। तो देशबंधु ने मड़ई अंक निकालने शुरू किए थे, वहाँ से छत्तीसगढ़ी की पत्र पत्रिका को हम एक स्थापित रूप में देख पाते हैं। फिर बिलासपुर से नंदकिशोर तिवारी जी के संपादन में त्रैमासिक पत्रिका छत्तीसगढ़ी
लोकाक्षर का नियमित रूप से प्रकाशन किया जाता रहा, जिसमें छत्तीसगढ़ी के रचनाकारों को गद्य एवं पद्य में सतत लिखने और छपने का अवसर मिला। इसी क्रम में हम देखते हैं छत्तीसगढ़ सेवक नाम का पत्र भी प्रकाशित होने लगा। आजकल विभिन्न प्रकार के जो दैनिक समाचार पत्र हैं वह सप्ताह में एक दिन छत्तीसगढ़ी को लेकर के विशेषांक निकालते हैं, जैसे चौपाल, और इसमें छत्तीसगढ़ी के जो रचनाकार हैं उनकी रचनाएं प्रकाशित होती हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि जो छत्तीसगढ़ी भाषा का जो रचना संसार है वह बहुत समृद्ध नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ी ने एक रास्ता चुन लिया है, एक दिशा उसने चुन लिया है। आज के रचनाकारों के कंधे पर भी बड़ी जिम्मेदारी है कि वे भी छत्तीसगढ़ी साहित्य के गद्य और पद्य की विभिन्न विधाओं को समृद्ध करें, अच्छी रचनाएं लिखें और आज के समय की समसामयिक और प्रासंगिक विषयों पर, ज्वलंत मुद्दों पर रचनाएं लिखी जा रही हैं। इस तरह से हम छत्तीसगढ़ी भाषा में रचित साहित्य के इतिहास को संक्षिप्त रूप से रेखांकित कर सकते हैं।